नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थान के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। जो अगले नेक्स्ट 3 पेपर हैं, 18वां, 19वां और 20वां, ये तीनों पेपर बेसिकली एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे आधारित हैं, जिसके क्वेश्चन लमसम 20 क्वेश्चन के समथिंग एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग इन पेपरों को जरूर सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 18वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह देश के जंगली पादप संसाधनों पर अध्ययन करने के लिए भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। जबकि दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट है कि यह वनस्पति उद्यानों में क्रिटिकली थ्रेटेड प्रजातियों का बाह्य स्थान संरक्षण करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है और इसी के संदर्भ में तीनों कथन है। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला कथन, तो पहला कथन इसके परिप्रेक्ष्य में सही कथन है। जबकि दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो ये जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सही है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो भारत में प्राकृतिक धरोहर स्थल जैसे कि भारत में सुंदरवन, पश्चिमी घाट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये स्थल अद्वितीय जैव विविधता, भूदृश्य और पर्यावासों का संरक्षण कर रहे होते हैं और ये वैश्विक परिसंपत्तियां हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संतुलन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो धरोहर स्थल 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मिश्रित। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल में सन 1985 में सम्मिलित किया गया और केवलादेव को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में और नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देखा जाए तो नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में। इस प्रकार इनको सम्मिलित किया गया। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको 2016 में यूनेस्को का एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल दोनों ही घोषित किया गया, एकमात्र ऐसा स्थल है। तो यहाँ पे देखा जाए सही ऑप्शन कौन सा सही है, चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में कोई भी वेयर हाउस मैन भौतिक रूप में कोई भी निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद जारी नहीं कर सकता। जबकि दूसरा कथन है, इलेक्ट्रॉनिक NWR की एक समय वैधता होती है जो वस्तु की सेल्फ लाइफ या वेयर हाउस से पूरी तरह से वस्तु की निकासी के साथ सहज समाप्त हो जाती है।
इसके अलावा तीसरा कथन है कि ENWR को एक बार लेन देन के साथ दर्ज किए जाने के बाद चाहे वह प्रतिज्ञा या गिरवी हो या हस्तांतरण हो, किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे देखने पे हमें ये जान पड़ता है। तो एक तो यहाँ पे पहला कथन जो है सही है, और यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही है, और तीसरा भी कथन यहाँ सही है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि तीनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। पारिस्थितिकी में कोर प्रभाव की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो इसको जो है यह इकोटोन में पर्यावरणीय दशाओं और प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन है। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो है कोर प्रभाव जो होता है वो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमाओं या किनारों पर विशेष रूप से इकोटोन में होने वाले पारिस्थितिकी परिवर्तनों तथा विविधताओं को संदर्भित करता है। इसलिए यहाँ पे जो है इसे जो है इकोटोन में पर्यावरणीय दशाओं और प्रजातियों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय खाद्य जो है संरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है वो पशुओं को खाद्य पशु का टैग प्रदान करता है। जबकि दूसरा कथन है कि फसाई एक जो है संवैधानिक निकाय है तथा यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है आता है। जबकि तीसरा कथन है हाल ही में महाराष्ट्र के एक इंडियन जो है बाइसन मिथुन को खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो पांचवें में हमें देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, जबकि जो है यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है फसाई खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित जो है एक जो है संवैधानिक निकाय है, और इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यह पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार और चीन के जो है यूनान प्रांत में पाया जाता है, और इसे कैटल ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत है, सही केवल पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हाथी रिजर्व दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये मिलान जो है सही है। अगला है जो है चिरांग जो है रिपू हाथी रिजर्व, ये जो है कहाँ पर है, असम में है, लेकिन लिखा मेघालय है, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला है जो है सिंगफान जो है हाथी रिजर्व जो है नागालैंड में है, लेकिन इसके सामने लिखा है झारखंड, इसलिए यह भी मिलान गलत है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे केवल पहला युग्म सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है सिंगफान हाथी रिजर्व जो है ये देश का 30वां जो है हाथी रिजर्व है, जो नागालैंड के मोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। पिंक ब्लूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह इंडोनेशिया से लाई गई एक आक्रामक विदेशी पादप जो है प्रजाति है। जबकि दूसरा कथन है यह केरल में स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल कोल आर्द्रभूमि की जैव विविधता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। तीसरा कथन है इसे भारत में एक जो है एक्वेरियम प्लांट के रूप में लाया गया था, जो किसी तरह वन में भी पहुंच गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे सातवें में देखा जाए तो एक जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो है मध्य और दक्षिण अमेरिका की एक जो है देशज प्रजाति है, ना कि इंडोनेशिया की, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, नेचर 2030 एक आ यूनियन इन एक्शन एक परियोजना है। तो यह जो है नेचर 2030 आ यूनियन इन एक्शन परियोजना किससे संबंधित है या किस संबंध में परियोजना है, ये आपको बताना है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक जो है परियोजना है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह इसके सदस्य देशों के मध्य अनेक वर्षों के विचार विमर्श की जो है परिणति का प्रतीक है। इसमें जो है इसके तहत जो है सदस्यों, आयोगों और सचिवालयों को जो है एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और यह दीर्घकालीन दृष्टिकोण से सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 और 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप है। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत निम्नलिखित में से किन वनों पर राज्य वन विभागों का क्षेत्राधिकार विस्तारित है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है ग्राम या नगर पालिका वन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए 9वें में, तो 9वें में देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है एक तो जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है 2 प्रकार के वनों को अधिसूचित किया गया है। राज्य वन विभागों के क्षेत्राधिकार में वो आते हैं। तो यहाँ पे पहला है आरक्षित वन, जहाँ जो है निर्दिष्ट किए जाने तक कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और दूसरा है संरक्षित वन, जहाँ निर्दिष्ट किए जाने तक कोई अधिकार वर्जित नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वनों का जिक्र है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है तीसरा ऑप्शन है जैसे ग्राम या नगर पालिका क्षेत्र का वन, यह जो है राज्य राजस्व विभागों द्वारा जो है प्रबंधित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है समान संसाधनों को साझा करना, दूसरा है समान संसाधनों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है संकरण एवं प्रजनन। तो उपर्युक्त में से कितनी जो है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समष्टि की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक तो यहाँ पे है समान संसाधनों का साझा जो है करना, ये भी सही है, और दूसरा है जो है समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है, और जो है यहाँ पे तीसरा है संकरण एवं प्रजनन। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की एक मुख्य विशेषता इसमें लवण की कम मात्रा का होना है। यह प्रायः तालाबों, झीलों, पंख एवं दलदलों में पाया जाता है। यहाँ तापमान में जो है दैनिक और मौसमी परिवर्तन होता है। साथ ही इनमें जो है विशिष्ट जोन होते हैं, जिनमें उथले जल वाला सरोवरी क्षेत्र और अधो स्तर पर स्थित जो है गंभीर क्षेत्र शामिल हैं। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए, इसके तहत जो है ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें जो है लवण की मात्रा कम होती है, और जो है इसके अध्ययन को जो है सरोवर विज्ञात कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, हाल ही में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 को चरणबद्ध तरीके से कमी या चरणबद्ध तरीके से वृद्धि, जीवाश्म ईंधन उत्पादक, जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद और भी अधिक निष्कर्षण की योजना बना रहे हैं शीर्षक के साथ जारी किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित की गई, जबकि दूसरा कथन है यह रिपोर्ट वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप विभिन्न सरकारों द्वारा किए जा रहे जीवाश्म ईंधन के योजनाबद्ध उत्पादन और वैश्विक उत्पादन के स्तरों के बीच की विसंगति को ट्रैक करती है। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 12वें को देखा जाए तो 12वें में जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है।
पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान जैसे अन्य संस्थानों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी में मेटा पॉपुलेशन की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी में मेटा पॉपुलेशन की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मेटा पॉपुलेशन के संदर्भ में देखने पे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि एक प्रजाति की समष्टियाँ जो है परस्पर आपस में जुड़ी होती हैं तथा वे एक दूसरे को विलुप्त होने से बचा सकती हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है, जबकि दूसरा कथन है राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल की जाने वाली भूमि के संदर्भ में सभी अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जबकि तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में केवल राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर ही जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 14 में हमें देखने पे ये प्रतीत होता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जो है 72 के अध्याय 4 में जो है संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और वन एवं संरक्षित क्षेत्रों की जो है घोषणा और संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु प्रावधान किए गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ जो है यहाँ पे उल्लेख किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसके संदर्भ में प्रतीत होता है कि एक तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और एक जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी यहाँ पे सही है, क्योंकि इसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो है अगर जो है केंद्र सरकार किसी क्षेत्र के संदर्भ में धारा 35 में दी गई शर्तों से संतुष्ट है तो वह उस क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में कौन सा पद उस मध्यवर्ती चरण को संदर्भित करता है जहां समुदाय मूल अन्वेषक प्रजाति से जो है चरम समुदाय में परिवर्तित हो रहा होता है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग क्रमिक चरण। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित जो टैक्स हैं उन पर विचार कीजिए। टैक्स के संदर्भ में विचार करना है, ना कि टैक्स के। तो यहाँ पे पहला है टाइगर रिजर्व, दूसरा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, तीसरा है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। तो उपर्युक्त में से कितने टैग जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो यहाँ पे 16 का देखा जाए तो 16 में देखने पे ये प्रतीत होता है यहाँ पे तीनों ही जो है टैग जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 2200 से अधिक जो है भारतीय एक सींग वाले गैंडों का जो है आश्रय स्थल भी है, और एक सींग वाले गैंडों की कुल वैश्विक आबादी लगभग 2/3 जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और इस जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1908 में मैरी कर्जन की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया, और यह उद्यान जो है असम के जो है गोलाघाट और जो है नौगांव जिले में पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉट स्पॉट के किनारे स्थित है, और 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। और इसके अलावा जो है काजीरंगा में अभी हाल ही में बाघों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है, इसलिए इसे जो है 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पक्षी प्रजातियों के संरक्षण हेतु जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जेनरेटिव एडवर्स रियल टेक्स्ट वर्क पद का प्रयोग प्रायः किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पे 17 में देखने पे ये प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग जो है डीफेक प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क जो होता है वह मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क का एक वर्ग है और यह जेनरेटिव एआई की दिशा में एक प्रमुख फ्रेमवर्क माना जाता है। और जो ये है GAN है, जिसको जो है जिसका फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इसमें जो है दो जो है न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिसमें जो है जीरो सम गेम के रूप में एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जीरो सम गेम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो पक्षों में से एक पक्ष को हानि होने पर दूसरे पक्ष को लाभ प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद जो है अधिसूचित किया जाता है। जबकि दूसरा कथन है, ये राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बीच बफर जोन और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। जबकि तीसरा कथन है, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी में स्थापित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 18 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला है जो है आबनूस, दूसरा है महोगनी, तीसरा है शीशम। तो उपर्युक्त वृक्षों में से कितने भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 19 में देखा जाए तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार के वनों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है शामिल होते हैं। और इन प्रकार के वन जो है मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत मात्रा में होती है और वर्ष भर जो है धूप निकलती है। और जो है यहाँ पर जो है वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, जबकि शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए यहाँ पे पाया जाता है। और इस प्रकार के वन जो है पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो है मैदानी भागों तथा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। और जो है यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वनस्पतियाँ जो है आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और जो है सिनकोना, लियाना और बांस, सफ़ेद देवदार इत्यादि वन जो है मुख्य रूप से जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के तहत आते हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 की थीम की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे जो है 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन जो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द्विभाजी कुंजी निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है? तो यहाँ पे जो है 21 में देखा जाए तो यह जो है जीव के सुस्पष्ट लक्षणों के आधार पर विभिन्न जीवों की पहचान करने के लिए द्विभाजी कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। यदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई वन्य जीव मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है तो निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को ऐसे पशु का शिकार करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो वह जो है मुख्य वन्य जीव संरक्षक जो है इसकी अनुमति प्रदान करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न पर विचार करें। पहला है विधि का शासन, दूसरा है सरकार की प्रभावशीलता, तीसरा है अभिव्यक्ति और जवाबदेही, चौथा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो उपर्युक्त में से कितने आयामों का उपयोग विश्व बैंक द्वारा विश्वव्यापी शासन संकेतक ढांचे के तहत देशों को रैंकिंग प्रदान करने में किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए 23 में, तो 23 में देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है सभी चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मैंग्रोव द्वारा निम्नलिखित में से कितने प्रकार के अनुकूलन प्रदर्शित किए जाते हैं? पहला है जरायुजता, दूसरा है जो है क्यूटनीकृत बाह्य त्वचा, तीसरा है श्वसनमूल, चौथा है नी रूट्स।
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 24 में देखा जाए तो 24 में यह है, तो यहाँ पे सभी चारों जो है ऑप्शन जो है मैंग्रोव द्वारा जो है अनुकूलन प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरी तरफ संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे पचमढ़ी दे रखा है, इसके सामने जो है क्या लिखा है, जो है लिखा है मध्य प्रदेश। तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये युग्म सही सम्मिलित है। अगला है जो है शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है, ये जो है आंध्र प्रदेश में है, लिखे तेलंगाना लिखा है। तो ये युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अगला है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये जो है मेघालय में है, सामने लिखा है त्रिपुरा, ये भी गलत है। तो एक ही युग्म सही सम्मिलित है और सही के लिए पूछा गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है लीथ्स सॉफ्ट सेल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह ताजे जल में पाया जाने वाला एक विशाल कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है। जबकि दूसरा कथन है IUCN की लाल सूची में इसे लीस्ट कंसर्न प्रजाति का दर्जा प्राप्त है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 26 में देखा जाए तो केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि इसे IUCN द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय शाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ये निशाचर होते हैं, दूसरा है इनकी आबादी दक्षिण भारत तक ही सीमित है, तीसरा है इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 27 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही है कि भारतीय शाही जो है निशाचर होते हैं और यह प्रजाति दिन के दौरान जो है गुफाओं में और चट्टानों के बीच या अपने बिल में जो है आश्रय तलाशती है। और जो है यहाँ पे जो है जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कहा गया है कि इनकी आबादी दक्षिण भारत तक ही सीमित है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई तक भी पाए जा सकते हैं। और तीसरा कथन भी यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि इन्हें अनुसूची फर्स्ट के तहत नहीं, अनुसूची 4 के तहत जो है संरक्षण प्राप्त है। इसलिए केवल एक ही कथन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक संरक्षित वन एक आरक्षित वन हो सकता है, किंतु एक आरक्षित वन एक संरक्षित वन नहीं हो सकता है। दूसरा कथन है ग्राम वन के प्रबंधन को विनियमित करने वाले नियमों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 28 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत ने एक इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है समझौता ज्ञापन भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये हस्ताक्षर जो है 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में दोनों देशों के बीच हुई एक बैठक के दौरान किया गया। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में मूल निकेत पद का क्या तात्पर्य है। तो 30 में देखा जाए तो सही जवाब है पर्यावरणीय पारिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला जिसमें एक प्रजाति संभावित रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, ये मूल निकेत का जो है तात्पर्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है।
दूसरा कथन है यह 350 से 500 किमी की कम दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। जबकि तीसरा कथन है इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 31 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित जीवों को खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से शीर्ष जो है परभक्षी तक के सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है खरगोश, दूसरा है डेजर्ट विलो, तीसरा है कोयोट, चौथा है फाल्कन, पांचवा है सांप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 32 में देखा जाए तो अपन से पूछा गया है कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है पहले डेजर्ट विलो होगा तो दूसरा नंबर, और फिर जो है खरगोश होगा, यानी डेजर्ट हेयर होगा। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और इसके बाद जो है सांप होगा, और इसके बाद जो है फाल्कन होगा, फिर होगा कोयोट। तो यहाँ पे सही युग्म बनेगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जिनेवा में जो है मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पारे पर जो है मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए किया गया एक वैश्विक बाध्यकारी समझौता है। जबकि दूसरा कथन है भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की है। तीसरा कथन है COP5 में पक्षकारों द्वारा पारा संदूषित अपशिष्टों में पारे की सांद्रता की उच्चतम सीमा को 100 मिलीग्राम या किलोग्राम निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 33 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि पारा और पारा या पारे के यौगिकों से दूषित अपशिष्टों में पारे की उच्चतम सांद्रता जो है 100 नहीं 15 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट सही हुए, पहला और दूसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है द मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पर्यावरण के साथ लोगों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है। जबकि दूसरा कथन है कि बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा देने संबंधी मानदंडों में सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवहार समष्टि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त एक संरक्षित कोर क्षेत्र शामिल है। जबकि तीसरा कथन है इसे अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद द्वारा शासित किया जाता है जो यूनेस्को को रिपोर्ट करता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 34 में हमें देखने पे ये प्रतीत होता है कि एक तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, और यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है। इसलिए यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है विश्व के पहले बायोस्फीयर रिजर्व को जो है 1979 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा से संबंधित मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें संवहनी पौधों और पशुओं की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। जबकि दूसरा कथन है इसमें इसकी 30% या उससे भी कम मूल प्रजातियां शेष बची होनी चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 35 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 35 में जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है संवहनी पौधों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, ना कि जो है पशुओं के बारे में कहा गया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। दूसरा कथन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तटीय और समुद्री स्थलों की महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है और प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे 36 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यह एक निशाचर पक्षी है जो केवल प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यह झाड़ियों वाले जंगल की एक जो है फ्लैगशिप प्रजाति है जो अत्यधिक संकट का सामना कर रही है। वर्ष 1986 में दोबारा खोजे जाने तक इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता था। इसके समक्ष जो है नए चारागाहों के निर्माण, शुष्क भूमि वाली फसलों में वृद्धि और विदेशी वृक्षों के रोपण से संकट उत्पन्न हो गया है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित पक्षियों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे 37 में देखा जाए तो 37 में जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो है जेडोन कोर्सर का यहाँ पे जो है वर्णन किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है और यह एक निशाचर पक्षी है और यह झाड़ियों वाले जंगल की एक जो है फ्लैगशिप प्रजाति है और जो है यह जो है काफ़ी संकट का सामना कर रही है और वर्ष 1986 में दोबारा खोजे जाने तक इस प्रजाति को जो है विलुप्त माना जाता था। हालांकि बाद में इस क्षेत्र को जो है श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में घोषित किया जा चुका है, जहां पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी परिघटनाओं के दौरान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में होने वाली वर्षा में वृद्धि होती है? पहला है एल नीनो, दूसरा है ला नीना, तीसरा है धनात्मक हिंद महासागर जो है द्विध्रुव, चौथा है ऋणात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 38 में देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि जो है दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है अल नीनो और ला नीनो को जो है क्या होता है, ये जो है अल नीनो दक्षिणी दोलन का जो है महासागरीय घटक माना जाता है और जबकि दक्षिणी दोलन जो है इसके वायुमंडलीय परिवर्तन को दर्शाता है। और दूसरी ओर माना जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में होने वाली वर्षा में इसके दौरान जो है वृद्धि देखी गई है जब अल नीनो होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों के कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जबकि दूसरा कथन है ESI योजना के तहत जो है अंशदायी निधि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों समान रूप से योगदान करते हैं, जबकि तीसरा कथन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो ESI योजना को लागू करता है वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 39 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कोई सा भी कथन सही नहीं है। पहला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ESI अधिनियम के दायरे में जो है 21,000 रुपये तक का मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं, ना कि 15,000। तो ये भी गलत है। दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि वर्तमान में कर्मचारी की अंशदान दर जो है वेतन का 0.75% है और नियोक्ता की अंशदान दर जो है वेतन अवधि में कर्मचारियों को किए गए भुगतान या जो है देय वेतन का 3.25% है। इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, ना कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसलिए तीनों कथन गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दो राज्यों के बीच और एक राज्य के भीतर माल के आवागमन हेतु ई-वे बिल जनरेट करने के लिए
50,000 रुपये से अधिक मूल्य की खेप की आवश्यकता होती है। जबकि दूसरा कथन है कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन के संबंध में प्रत्येक राज्य जो है ई वे बिल जनरेशन हेतु मूल्य की सीमा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तीसरा कथन है गैर मोटर चालित वाहन द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल के लिए किसी ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 40 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद आइसोनियोजेड रिफेम्पिन एंथुबोटोल क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए 41 में, तो 41 में देखने पे ये प्रतीत होता है कि ये जो है तपेदिक के उपचार के लिए दवाएं हैं, ये तीनों जो है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के कुल तपेदित या ट्यूबरकुलोसिस मामलों में 27% मामले भारत में ही प्राप्त हुए हैं। और इसी के संदर्भ में कहा गया है कि अभी टीबी के नवीनतम जो है निदान आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2022 में जो है वैश्विक स्तर पर टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 7.5 मिलियन थी और जो है वर्ष 2022 में कोविड-19 के बाद जो है टीबी विश्व में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका गठन 1971 में जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली और प्रकृति के साथ समन्वय में रहने के लिए किया गया था। जबकि दूसरा कथन है भारत में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का 50% से अधिक भाग जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तीसरा कथन है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत मान्यता प्राप्त करने वाला पहला रिजर्व था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 42 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा 2000 में नामित किया गया था और इसका नाम जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। यह तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल राज्य में विस्तृत एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ना कि यहाँ पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारत को रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन के लिए महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इस संदर्भ में रेड सैंडर्स की प्रजातियों और आरएसटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व व्यापार संगठन द्वारा महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है। जबकि दूसरा कथन है रेड सैंडर्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो तीसरा कथन है रेड सैंडर्स दक्षिण भारत की स्थानिक प्रजाति है। तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है और जो है दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है रेड सैंडर्स जो है एक उच्च बाजार मूल्य वाला जो है पेड़ माना जाता है और ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में स्थानिक प्रजाति है और इस प्रजाति को जो है 1994 से ही जो है साइट्स के तहत जो है सेकेंड प्रारूप में जो है सूचीबद्ध किया जा चुका है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत जो है सूचीबद्ध है, ना कि फर्स्ट के तहत। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे जैव विविधता अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। दूसरा कथन है यह वर्ष 2030 तक 30% जो है निम्नीकृत स्थलीय और जो है समुद्री क्षेत्रों की पुनर्बहाली का लक्ष्य रखता है। तीसरा कथन है इसका लक्ष्य 2030 तक जो है आक्रामक प्रजातियों की प्रवेश दर को 50% तक कम करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है?
तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये 16वीं नहीं, इसकी जगह 15वीं जो है बैठक होना चाहिए था, तब यहाँ पे सही होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो टोटल दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ पोषक तत्व है, दूसरी तरफ जो है बृहत्तम प्राकृतिक भंडार हैं। तो कार्बन का मिलान किससे होगा? गहरे महासागर से। तो यहाँ पे जो है पहला युग्म सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सामने लिखा है अवसादी चट्टानें, तो ये गलत हो जाता है। अगला है फास्फोरस, तो फास्फोरस के सामने होना चाहिए था अवसादी चट्टानें, लेकिन वायुमंडल लिखा है, इसलिए यह भी यहाँ पे गलत है। अगला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के सामने होना चाहिए था वायुमंडल, लेकिन लिखा है महासागर, तो यह भी युग्म गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी युग्म सही सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह राष्ट्रीय धरोहर पशु है और इसे जो है राज्य प्रतीत के वृत्ताकार आबेकस की चित्र वलरी पर दर्शाया गया है। जबकि दूसरा कथन है हाथियों की गणना 5 वर्ष में एक बार की जाती है। तीसरा कथन है कि भारत में लगभग 50 हाथी अभयारण्य हैं। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो है एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत में जो है टोटल 33 ही हाथी अभयारण्य हैं अभी। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 2 कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यदि तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री ऊदबिलाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस पर्यावरण में जो है केल पे फॉरेस्ट तेजी से विकसित होने लगते हैं। दूसरा कथन है टॉप डाउन ट्रॉफिक कैशडेम में शीर्ष परभक्षियों की समष्टि में परिवर्तन निम्नपोषी स्तरों के आहार नाल गतिकी में परिवर्तन कर देता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 47 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, किंतु जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है, जबकि दूसरा कथन है यह बुलेटिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए विश्व स्तर पर औसत सतही मोल अंश को दर्शाता है और इनकी तुलना पिछले वर्ष और पूर्व औद्योगिक स्तरों से करता है। तीसरा कथन है यह अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 48 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसे जो है प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है और WMO ने जो है वर्ष 2006 से ही वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को प्रकाशित करना जारी किया है। और जो है यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो है अभी जो है यहाँ पे बात की जाए तो कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। तो यह जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो है नवीनतम ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है और इसमें पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 3 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व पाए गए स्तर की समान है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया और तीसरा भी गलत है, तो दूसरा ही सही है। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला जो है ब्लेचली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जैव विविधता के संरक्षण हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार करें। पहला है जो है जर्म प्लाज्म बैंक, दूसरा है ऊतक संवर्धन, तीसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन, चौथा है DNA क्लोन।
तो उपर्युक्त में से कितनी तकनीकें जैव विविधता के संरक्षण की इन विट्रो तकनीक है? तो यहाँ पे 50 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी जो है तकनीकें जो है जैव विविधता संरक्षण की इन विट्रो तकनीक है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह निर्वाह एवं आजीविका की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय पर्यावरणीय सेवाएं भी प्रदान करता है। जबकि दूसरा कथन है, इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कानूनी स्वीकृति प्राप्त है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 51 में हमें देखने पे ये प्रतीत होता है कि एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है संयुक्त वन प्रबंधन के लिए जो है कोई कानूनी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कई राज्य सरकारों ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि संविधान में किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेने हेतु राज्यपाल के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जबकि दूसरा कथन है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को संकट में डालता है तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के जो है विचारार्थ सुरक्षित करना अनिवार्य होता है। जबकि तीसरा कथन है, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा वापस लौटा दिया जाता है और इसे राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन कर पुनः पारित किया जाता है तो राज्यपाल विधेयक पर अपनी संस्तुति रोक सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 52 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि जो है विधेयक को विधानमंडल के पास जो है पुनर्विचार के लिए वापस जो है भेजा जा सकता है। हालांकि यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करता है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी होती है। इसलिए यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कुल जो है पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कुल जो है 2 स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। भारत में पवित्र उपवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर देशज समाजों द्वारा संरक्षित प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं। दूसरा कथन है, इन्हें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है विधिक रूप से सामुदायिक रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। तीसरा कथन है कि इनका अनुरक्षण ग्रामीण समुदायों द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे 53 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, तीसरा है हिमालय, चौथा है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है 54 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि लक्षद्वीप समूह को जो है इसके तहत जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है। लक्षद्वीप को इसके तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित जो है युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री क्षेत्र दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दे रखा है। तो यहाँ पे जो है 55 में देखा जाए तो
कोटेश्वर के बारे में बात करें तो कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर, जैकाऊ, गैसाबारा, माधवपुर, दीव, गोपनाथ आदि जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये जो है सही योग में सुमेलित है पहला वाला। अगला है जो है एंग्रिया बैंक। तो एंग्रिया बैंक जो है महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन सामने गोवा लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अगला है जो है काली ज्वरनद। अगला है तीसरा नंबर, काली ज्वरनद मुख दे रखा है, इसके बारे में कहा गया है, ये कर्नाटका में है, ये सही योग में सम्मिलित है, तो यहाँ पे सही होगा। अगला है जुनपुट। तो जुनपुट जो है कहाँ पर है? जुनपुट जो है पश्चिम बंगाल में है, लेकिन लिखा है उड़ीसा, तो ये गलत हो जाएगा। तो दो योग में यहाँ पे सही सम्मिलित होंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी में समस्थापन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है पारिस्थितिक तंत्रों की आत्मनियमन और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को जो है समस्थापन कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फोग और सेवड़ घास इस मरुस्थल में पाई जाने वाली विशिष्ट झाड़ियां हैं। दूसरा कथन है गजेल यानी चिंकारा भारतीय मृग की एकमात्र प्रजाति है जिसकी मादाओं के सींग होते हैं। तीसरा कथन है कि कच्छ का रण भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लेमिंगो के लिए एक प्रजनन स्थल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 57 में जो है देखा जाए, यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में नेट सामुदायिक उत्पादन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 58 में देखा जाए तो इसके तहत जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यह परपोषी द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले जैव पदार्थ के उत्पादन की दर है। ये जो नेट सामुदायिक उत्पादन है, यह परपोषी द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले जैविक पदार्थ के उत्पादन की दर है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 95% भाग रासायनिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है और यह चक्र का भाग नहीं है। जबकि दूसरा कथन है कि सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण जो है जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। तीसरा कथन है जल चक्र में भूमि पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 59 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो जो है पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है महासागरों में होने वाली वर्षा इनसे होने वाले वाष्पीकरण से कम होती है और वहीं दूसरी ओर भूमि पर वाष्पीकरण 16% तथा वर्षा 23% होती है। तो यहाँ पे जो है जस्ट विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि पहला और दूसरा कथन सही है, टोटल 2 कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है, ये मिलान सही नहीं हो पा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है, तो ये जो है सही सुमेलित है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, तो इसके सामने भी ये सही हो जाएगा। अगला है जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन लिखा उड़ीसा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो कुल जो है 2 युग्म सही सुमेलित हैं, दूसरा और तीसरा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है। जैव विविधता पर अभिसमय के प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य जीवित संशोधित जीवों का सुरक्षित रखरखाव, परिवहन तथा उपयोग सुनिश्चित करना है। दूसरा कथन है
जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत तरीके से साझा करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 61 में देखा जाए तो दोनों कथनों को देखा जाए तो यहाँ पे जो है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता पर अभिसमय के तहत किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य जो है मानव स्वास्थ्य हेतु जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित रखरखाव, परिवहन तथा उपयोग को सुनिश्चित करना है। और इसे जो है 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था और 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। महासागरों के बायोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तटीय क्षेत्र की तुलना में जो है पेलेजिक क्षेत्र का बायोटा प्रजातियों की दृष्टि से कम समृद्ध है, जबकि दूसरा कथन है डायनो जो है फ्लैजिलेट और केल्प फॉरेस्ट नेरिटिक क्षेत्र के बायोटा का भाग है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही होंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह WWF और IUCN द्वारा 1976 में स्थापित एक संगठन है, जबकि दूसरा कथन है इसके पास जो है वैध व्यापार नेटवर्क और तस्करी की नई प्रवृत्तियों पर सूचना विश्लेषण प्रदान करने की जो है विशेषज्ञता है। तीसरा कथन है इसने खोजी कुत्तों की सहायता से पता लगाकर माल ढुलाई में अवैध व्यापार की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 63 में देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है भारत के जैविक संसाधनों के उपयोग को जो है विनियमित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गठित एक जो है संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है भारत से प्राप्त जैविक पदार्थ पर आधारित किसी भी IPR की मांग करने से पहले NBA की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जबकि तीसरा कथन है कि मानव आनुवंशिक पदार्थ को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत संवैधानिक संसाधनों की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। इस प्रकार के वन की एक विशेषता स्प्रूस, देवदार और पाइन जैसे सदाबहार सूखा रोधी काष्ठी शंकुधारी वृक्ष है। इन वृक्षों के शंकु में अनावृत बीज होते हैं और इस वन में पाए जाने वाले जंतुओं में जो है रेड स्क्विरल, हिरन, बकरी, खच्चर और मूज जैसे शाकाहारी तथा टिम्बर उल्फ और लिंक्स जैसे मांसाहारी पशु शामिल है। इन वन की मृदा समान तौर पर अम्लीय और कम पोषक तत्वों से युक्त होती है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 65 में देखा जाए तो इसमें जो है बोरियल वन का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी दक्षता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है 66 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत जो है होना जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी दक्षता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कितने प्राधिकरणों की जो है स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है? पहला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, दूसरा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तीसरा है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, चौथा है भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे 67 में देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5A के तहत जो है स्थापित किया गया, और इसे जो है इसी अधिनियम की धारा 38A के तहत जो है स्थापित किया गया, और इसे जो है 38Y के तहत जो है स्थापित किया गया। लेकिन जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है सरकारी आदेश द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था, और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संस्थान है, जो वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और परामर्श प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे चौथा गलत हो जाता है। कुल जो है 3 सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लैक मिमोसा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है 68 का सही जवाब है डी ऑप्शन। आक्रामक प्रजातियां हैं ये, जो आर्द्र भूमि पर आक्रमण करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसी जो है वर्ल्ड में 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों को शामिल किया गया है जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो अभयारण्यों का मिलान करना है राज्यों से। तो यहाँ पे कालापट वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है, तो ये मिलान सही है। अगला है जो है नकटी पक्षी अभयारण्य, तो ये जो है कहाँ पर है? ये जो है बिहार की जमुई जिले में है। ये युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है कहाँ पर है? ये जो है असम के डिब्रूगढ़ में है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है, ना कि मेघालय में, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक ही युग्म सही सम्मिलित होगा, वो भी पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षियों के प्रवास के लिए पहचाने गए 5 फ्लाईवेज में से एक है। दूसरा कथन है, यह विश्व का सबसे छोटा फ्लाईवे है। तीसरा कथन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए प्रवास करने वाले प्रवासी बार हेडेड गूंज एंसर इंडिकस इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो उपरोक्त में कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 70 में देखा जाए, एक तो जो है दूसरा कथन सही है और एक तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अमेरिका एवं नियोट्रॉपिक्स में 3 जो है फ्लाईवे जो है पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है ये 5 फ्लाईवे का जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल 2 ही जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में तमिल लेसविंग ट्री निम्फ, अंडमान क्रो और ग्रेट विंडमिल सोलोटेल क्या हैं? तो ये जो है तितलियां हैं, जिनके ये नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला लघु जीवन काल, दूसरा जल में उच्च घुलनशीलता, तीसरा है निम्न गतिशीलता, चौथा है जैविक रूप से निष्क्रिय। तो किसी प्रदूषक में जैव आवर्धन के लिए उपर्युक्त में से कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? तो यहाँ पे 72 में देखा जाए तो इसके तहत जो है दीर्घ जीवन काल युक्त, गतिशील, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे चारों यहाँ पे कोई भी विशेषता यहाँ पे नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, अब गठन की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब चयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण, निच्छालन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहले अपघटन होगा और फिर अपघटन की प्रक्रिया, तो अपघटन की प्रक्रिया में विखंडन होगा और जो है फिर निच्छालन होगा, फिर अपचयन होगा और फिर जो है ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर जो है खनिजीकरण होगा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, खुले समुद्र पर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, यह समुद्री जैव विविधता की संरक्षण पर एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जबकि दूसरा कथन है, इसमें खुला समुद्र जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र और देश का राष्ट्रीय जल शामिल है। तीसरा कथन है, यह खुले समुद्र को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला देखा जाए तो खुले समुद्र को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्र या आंतरिक जल में ये जो है शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिला के 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत शामिल प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो प्रक्रिया का मिलान करना है कार्य प्रणाली से। तो नाइट्रीकरण दे रखा है। तो नाइट्रीकरण में देखा जाए तो सामने लिखा है कि नाइट्रेट या नाइट्रस का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन जो है नाइट्रीकरण कहलाता है। तो ये जो है युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है जो है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण के सामने दे रखा है कि गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होना जो है स्वांगीकरण कहलाता है, ये सही है। अगला है अमोनीकरण। तो अमोनीकरण में देखा जाए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों और मृत जीवों का अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन होना अमोनीकरण कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है विनाइट्रीकरण। तो यहाँ पे देखा जाए तो अमोनिया का नाइट्रेट या नाइट्रस में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण नहीं कहलाता है, क्योंकि जो है नाइट्रेट का वापस गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण जो है विनाइट्रीकरण कहलाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ही युग्म सही सम्मिलित है, दूसरा और तीसरा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स फोरम में भाग लिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह G20 समूह की एक पहल है। दूसरा है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 76 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है G7 द्वारा जो है संचालित एक पहल है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1990 के दशक के अंत में जो है .com बबल के परिणाम स्वरूप हुई थी। दूसरा कथन है, आयोग के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तीसरा कथन है, यूनिट्रल विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाले विवादों जैसे कि जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या आयात कोटा का निपटारा करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 77 में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ना कि 90 में। और जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये किसी प्रकार के जो है आयात कोटा का निपटारा नहीं करता है, इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति दोनों हैं। दूसरा कथन है, 50 वर्ष पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा नामित बाघ अभयारण्यों में बाघों के जो है स्वस्थानीय संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति के बिना बाघ अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 78 में जो है तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद जो है कर्नाटक और उत्तराखंड में है। बाघों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तब की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है बायोपायरेसी तथा लाभ साझाकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है?
तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन जो है नागोया प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मोनोट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये अंडे देने वाले अत्यधिक विशिष्ट स्तनधारी परभक्षी हैं, जिसमें जो है प्लेटिपस एवं एकेडना शामिल है। दूसरा कथन है इनकी केवल 5 प्रजातियां अस्तित्व में हैं और ये सभी केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आपतित सौर विकिरण में इसकी मात्रा 50% से अधिक होती है। दूसरा कथन है पौधे संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व को बनाए रखने वाली PAR ऊर्जा का 10% से भी कम हिस्सा ग्रहण करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपतित सौर विकिरण में जो है PAR की मात्रा 50% से कम होती है, ना कि अधिक, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का जो है संरक्षक है। दूसरा कथन है यह भारत के प्राणी जात के लिए रेड डाटा बुक तैयार करता है और जीवों की जो है क्रोमोसोमल मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जहाँ तक बात रही भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को जो है भारत में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। पहला है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कीटम पक्षी अभयारण्य। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त संरक्षित क्षेत्रों में से कितने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वर्ष 2009 में भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र जो है चंद्रताल एवं सरचू तथा जो है किब्बर वन्यजीव अभयारण्य कोल्ड डिजर्ट सांस्कृतिक भूदृश्य के भाग हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है कौन सा, कीटम पक्षी अभयारण्य जो है ये इसके तहत नहीं आता है, क्योंकि जो है कीटम पक्षी अभयारण्य जो है सिक्किम में अवस्थित है, जबकि जो है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और जो है किब्बर वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो है अभी हाल ही में भारत का कोल्ड डेजर्ट सांस्कृतिक भूदृश्य जो है हिमालय में स्थित है और ये उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर तक जो है विस्तारित है और इसे वर्ष 2009 में भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसके तहत जो है असीमांकित जो है संरक्षित वनों का उपयोग और गैर वन प्रयोजनों के लिए बिना स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। पहला है जो है नाइट्रोकोकस, दूसरा है थायोबेसिलस, तीसरा है जो है स्यूडोमोनास, चौथा है पैराकोकस। तो उपर्युक्त जीवों में से कितने विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं? तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है जो है एक तो जो है
पहला सही है नाइट्रो। दूसरा भी सही है। पहला सही नहीं है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो विनाइट्रीकरण के लिए करने वाले जीवाणुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, पहला गलत है यहाँ पे। पहले के तहत जो है हम लोग देखते हैं कि जो है नाइट्राइट का नाइट्रेट में जो है ऑक्सीकरण होता है, लेकिन विनाइट्रीकरण वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी में प्रजातिकरण पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, यह मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों के सृजन की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। दूसरा कथन है, इसका संस्थागत कार्यालय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यालय में स्थित है। तीसरा कथन है, हाल ही में भारत सरकार ने G20 2023 शिखर सम्मेलन में जो है टीम इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 87 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो है 87 में जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि गलत के लिए पूछा गया था, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, UNGA में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश को समान मत प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, महासभा की बैठक प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर से दिसंबर तक नियमित सत्र में आयोजित की जाती है। तीसरा कथन है कि UNGA सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है। चौथा कथन है, प्रत्येक सत्र में UNGA द्वारा जो है क्रेडेंशियल कमेटी नियुक्त की जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी चारों कथन यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। जैव विविधता कोल्ड स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दो प्रजातियों में से कम एक की अनुकूलता दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है, कोल्ड स्पॉट अपेक्षाकृत जो है निर्जन होते हैं और इनका पर्यावरण जो है अस्थिर होता है। तीसरा कथन है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में प्रजातियों के जो है विविधीकरण के प्रबंधन हेतु बेहतर ढंग से सुसज्जित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 89 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह जो है प्राथमिक प्राधिकरण है जो देश के बाघ पर्यावास वाले राज्यों में टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करता है। दूसरा कथन है, भारत में किसी टाइगर रिजर्व की सीमा में परिवर्तन के लिए इसकी मंजूरी आवश्यक है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत हो जाता है, जबकि दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एलिलोपैथी पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे 91 में देखा जाए तो बी ऑप्शन की यह एक जैविक परिघटना है जिसके द्वारा कोई जीव जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। पहला है चमगादड़,
दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है व्हेल। तो उपर्युक्त जीवों में से कितने जो है नेविगेशन हेतु इकोलोकेशन का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे 92 का सही जवाब है जो है सी ऑप्शन, सभी तीनों जो है नेविगेशन हेतु इको लोकेशन का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि देश के 18.4% भूभाग पर आर्द्र भूमियाँ विस्तारित हैं, जिनमें से 70% पर धान की खेती होती है। दूसरा कथन है भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु राज्य में है, इसके पश्चात जो है असम का स्थान आता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 93 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है भारत में तमिलनाडु राज्य जो है 14 जो है सर्वाधिक रामसर स्थल के साथ प्रथम पायदान पे है। इसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश राज्य में 10 रामसर स्थल हैं। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में सुर्खियों में रहे पौधे जो है जेंटियाना क्रू के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा कथन है इसे IUCN द्वारा जो है क्रिटिकली जो है अनडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि तीसरा कथन है कि यह पाचन विकारों और मूत्र संक्रमण के उपचार में सहायक माना जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो 2 कथन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में अनुसंधान के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को जैविक संसाधन प्राप्त करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्डों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है जो है जैव विविधता रजिस्टर, जो एक विधिक दस्तावेज है तथा इसमें जैविक संसाधनों का विवरण शामिल है, को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जैव विविधता नियम 2004 के नियम 22(6) के अनुसार जो है जो PBR है यानी जन जैव विविधता रजिस्टर, तो ये जो है BMC द्वारा तैयार किया जाता है। BMC द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित पर विचार करें। स्थान, खाद्य पदार्थ और जल, तो उपर्युक्त में से कितने जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावास के संरचनात्मक घटकों को निरूपित करते हैं? तो यहाँ पे जो है स्थान भी करता है, जल भी करता है, आश्रय भी करता है और खाद्य पदार्थ भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सभी तीनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। चीन, हांगकांग, रूस, सिंगापुर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उपर्युक्त देशों में से कितने जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के मेंबर हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है सभी पांचों जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के मेंबर हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपेक के जो है टोटल 21 जो है मेंबर हैं, जिसमें जो है ये पांचों भी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। समस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे 98 में देखा जाए ये एक स्तर पर समष्टि में वृद्धि के कारण उसकी समष्टि में और अधिक वृद्धि होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है तेज धावक, दूसरा है रात्रिचर प्रवृत्ति, तीसरा है समानतः लंबे पैरों का होना। तो निम्नलिखित में से किस जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जंतुओं में सामान्य तौर पर उपर्युक्त विशेषताएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पे 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक पर्यावास में किसी भी दो प्रजातियों का निकेत एक जो है समान नहीं हो सकता है, जबकि दूसरा कथन कह रहा है यदि दो प्रजातियां एक ही निकेत को साझा करती हैं तो वे तब एक दूसरे के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करेंगी जब तक कि उनमें से कोई एक जो है
विस्थापित ना हो जाए। तो उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा एक कथन यहाँ पे सही है? तो 100 में देखा जाए तो पहला कथन सही है, जिसके तहत पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। इसी के साथ ही विजन आईएएस का 18वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।